हेलो स्टूडेंट्स, गणित की इस लल्लन टॉप क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल आपको कंप्लीट करवा रहा हूं जियोग्राफी के सारे बेसिक फॉर्मूलेज। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। सबसे पहले है शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण, संगत कोण और अंतः कोण की परिभाषा। कौन सा कोण क्या होता है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो इन कोणों के नाम आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअल में इसकी लोकेशन यानी कि इसकी जो पोजीशन है लाइनों के बीच में ये कौन सी है। दूसरी बात, कंफ्यूजन होता है सर शीर्षाभिमुख और सम्मुख कोण जो है इनमें कंफ्यूजन बना रहता है एग्जाम में। यदि आपने इससे पहले कभी एग्जाम नहीं दी है तो आप ये बाद में एहसास करोगे कि हाँ, ये कंफ्यूजन जो है ये बना रहता है। तो ये फार्मूला सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मैथ फार्मूला के नाम से, जिसमें सभी जो है वो फार्मूले आपको इजी वे में मैं समझा रहा हूं। चलिए सबसे पहले जो है हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, शीर्षाभिमुख कोण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये क्या है ध्यान देते हैं। सबसे पहले परिभाषा पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। ऐसे आमने सामने के दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं जो या जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती हैं। अब मैं इसको आपको विजुअलाइज करके बता देता हूं। देखो, इसने कहा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करेंगी, काटेंगी। तो मैंने ये दो रेखाएं खींच ली हैं, ये एक बिंदु पर जो है ये काट रही हैं, जो कि मैंने ये कहा कि ये बिंदु मिल गया आपको। अब इसके बाद में कहा गया कि आमने सामने के कोण। तो पहले तो मैं देख लेता हूं यहाँ कोण कितने बन रहे हैं। ये बना θ1, ये बन गया θ2, ये वाला कोण होगा θ3 और ये होगा θ4। इस प्रकार से चार कोण यहां पर बन गए हैं। इन चार कोणों में आमने सामने के कोण यानी कि यहां पर आप देखोगे तो θ1 और θ3 जो हैं ये दोनों के दोनों कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इसी प्रकार से यहां पर θ4 जो है वो θ2 जो है ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, क्योंकि ये आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। शीर्षाभिमुख जब भी शब्द आए सामने के कोण की बात हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो चीज है वो पढ़ते हैं हम। यहां पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है समांतर रेखाओं के बीच कोण। अब मैं आपको अगली परिभाषा बताने के लिए पहले प्रिपेयर कर देता हूं। एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो आप देखोगे कि ये पहली वाली लाइन है और ये दूसरी वाली लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं यानी पैरेलल हैं। और ये जो लाइन है जिसको मैं टी कह रहा हूं, ये लाइन इसे काट रही है। अब यहाँ पर टोटल कोण कितने बनेंगे और कहां कहां बनेंगे ये देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला कोण ये बना, इसे मैं एक कह देता हूं या फिर θ1 कह देता हूं। यहां पर एक कोण बनेगा जिसको मैं θ2 कहता हूं, है ना। इसके बाद में यहां पर एक कोण बनेगा जिसको मैं θ3 कहता हूं। यहां पर एक कोण बनेगा जिसको मैं θ4 कहता हूं। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, एक और एंगल बन रहा है नीचे की तरफ वाली लाइन पर, इसको मैं θ5 कहता हूं। उसी प्रकार से संख्या दे रहा हूं, θ6 कहता हूं। अगला है θ7 कह रहा हूं और अगला कोण यहां पर बन रहा है जिसको मैं θ8 कह रहा हूं। तो टोटल मिलाकर के आप देख सकते हो यहां पर टोटल 8 एंगल बन गए हैं। अब इसके बाद में मैं आपको समझाता हूं कि कौन कौन सा एंगल क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उस पे देखते हैं। देखो, मैंने ये पहले ही प्रिपेयर करके रखा है, बना के रखा है। दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा जो है इसको काट रही है। अब हमें पढ़ना है कि यहाँ पर संगत कोण क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये शब्द जो है वो याद नहीं होता। पता तो चल जाता है, डेफिनेशन तो बार बार पढ़ लेते हैं, लेकिन याद नहीं होता। मैं आपको लिंक करवाऊंगा कि कैसे आपको याद हो जाएगा। पहले तो हम कोण देख लेते हैं। ये कोण बना θ1, फिर से ये कोण बन गया θ2, यहां पर बन गया θ3 और यहां पर बन गया θ4। इसके बाद में यहां पर नीचे की तरफ में जाऊंगा तो θ5, इस तरफ बनेगा θ6, इस तरफ θ7 और इस तरफ θ8। ये 8 कोण बन गए जो मैंने आपको पहले बताया था पैरेलल लाइंस के बीच। अब मुझे पता करना है कि संगत कोण किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, ये जो θ1 है और ये जो θ5 है, मैं फिर से लिख रहा हूं, θ1 और ये θ5 जो है ये कोण आपस में संगत कोण कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे वो भी मैं बता देता हूं। संगत यानी एक ही जगह पर बनने वाले कोण। अब आप देखोगे कि पहली लाइन और दूसरी लाइन जो है वो जब पैरेलल है और एक लाइन उसको सीधी काट रही है,
तो जो पहले कोण की जगह है और जो पांचवें कोण की जगह है वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि θ1 और θ5 जो होंगे ये कैसे कोण होंगे, संगत कोण होंगे और ये आपस में बराबर भी होंगे। इसी प्रकार से ध्यान देना, आपको सिर्फ पोजीशंस को मैच करना है। इसी प्रकार से आप कहेंगे कि θ2 की पोजीशन दूसरे वाले एंगल में किसके बराबर लग रही है, तो आप कहेंगे θ6 के बराबर। इसी प्रकार से आप θ3 की पोजीशन को देखेंगे ऊपर पैरेलल लाइन में और नीचे पैरेलल लाइन में देखेंगे तो θ3 आपको θ7 के बराबर दिखाई देगा उसी पोजीशन पे। इसी प्रकार से θ जो 8 है या फिर θ में यहाँ पर 4 कहता हूं वो θ8 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। शायद पीछे की तरफ मेरे जो है वो लिखावट दिख रही होगी आपको। उम्मीद करता हूं भाषा समझ गए होंगे आप लोग। अब संगत को मैंने आपको क्या बोला, याद कैसे रखोगे? देखिए संगत यानी कि बराबरी वालों की बात, आपको इस तरीके से लिंक करके चलना है कि संगत हमेशा यानी कि संगत होती है दोस्तों की, दोस्ती हमेशा बराबरी वालों के बीच होती है। तो इस प्रकार से आपको बराबरी की पोजीशन के हिसाब से हमेशा इस शब्द को जो है मैच कर लेना है, जिससे आगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एग्जाम में श्योर शॉर्ट कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते रहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तब पता चलता है कि सर ये शब्द जो है ना उस वक्त क्लिक नहीं कर रहा था। तो मैंने आपको बता दिया, आपको लिंक करवा दिया θ1 θ5 से। क्यों एक समान होगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन पे एक ही पोजीशन पे हैं, संगत हैं। आगे बढ़ते हैं, संगत कोण के बाद अगली डेफिनेशन देखते हैं किसकी है। ये देखिए सम्मुख कोण जिसके बीच में कंफ्यूजन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कंफ्यूजन होता है। देखिए आप वर्टिकली अपोजिट एंगल इसे कहते हैं, सम्मुख कोण को। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ये बराबर होते हैं, जैसे कि यहां पर θ14 लिखा हुआ है, मैं पहले बना देता हूं। आप ये समझिएगा कि ये रहा θ1, इसके बाद में यहां पर मैंने इसको θ2 बनाया, आपको मैंने यहाँ θ3 बनाया और यहाँ पर θ मैंने क्या बनाया, 4 बनाया। अब इस बात को समझिएगा कि मैं यहाँ पर जो डायग्राम बना रहा हूं इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, ताकि जो ऊपर लिखी हुई चीज है वो आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। यस, एक बार फिर से मैं बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे जो लिखा हुआ है उसमें। ये हो गया यहाँ पर θ1। अब ये θ1 जो है ये θ4 के बराबर होगा। यदि ये सम्मुख है तो मुझे θ4 को यहाँ पर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सम्मुख कोण का मतलब भी क्या होता है, आमने सामने के कोण। अब यहाँ पर ऐसा ही कोण मैं आपको शीर्षाभिमुख में भी बता चुका हूं। तो शीर्षाभिमुख और सम्मुख कोण आपस में एक ही बात है, लेकिन जैसे आप इस बात को समझिएगा कि फिर आपका मन में कंफ्यूजन आएगा कि सर दो नाम क्यों ले रहे हैं, एक ही नाम ले लेते हैं। देखिए जिस प्रकार से जगह के हिसाब से लोगों के नाम होते हैं, घर पे हो सकता है किसी का नाम बिट्टू हो, लेकिन वो बाहर जो है बिट्टू थोड़ी ना कहलाएगा, वो किसी और नाम से जाना जाएगा। यानी कि जगह के हिसाब से नाम बदल जाते हैं। मैं यहाँ पर एक और तरीके से आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यदि मैंने सिर्फ 2 लाइनें इस तरीके से खींची, तब यहाँ पर यदि मैं कोण का नाम देना चाहूंगा तो मैं शीर्षाभिमुख कहूंगा। लेकिन मैं आपको कौन से कोण पढ़ा रहा हूं अभी, जो कि 2 समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं। तब यदि 2 समांतर रेखाओं के बीच में कोई कोण बन रहा है और 2 आमने सामने के कोण हैं, तो मैं उन्हें वहां पर सम्मुख कहूंगा। तो आप याद रखिएगा इस बात को, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में जब शीर्षाभिमुख की बात होगी तो वो किन्हीं 2 रेखाओं के बीच में होगी। सम्मुख भी बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम शीर्षाभिमुख का मतलब हो जाएगा कि 2 रेखाओं के बीच में कहीं कोण बन रहा है। यदि सम्मुख स्पेशली बोला है तो आपको यह याद रखना है कि ये 2 रेखाओं के बीच यानी 2 पैरेलल रेखाओं के बीच में एक रेखा है, वहां कहीं पर किन्हीं 2 रेखाओं के बीच में सम्मुख बन रहा है। हो सकता है मैं चीज को थोड़ा खींच रहा हूं, लेकिन ये बात कभी कभी एग्जाम में बहुत घातक साबित होती है कि आप चीजें सही समझ नहीं पाते हैं। चीजों को सही समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ θ2 और θ3 यानी कि एंगल रखा है, तो यहाँ पर मुझे θ2 बनाना होगा और यहाँ पर मैं बनाऊंगा θ3। आप समझ सकते हैं। अब ये भी हो गए सम्मुख कोण, और यदि 2 लाइनों के बीच में बनेंगे तो हम कहेंगे इन्हें शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पर θ5 और एंगल 5 और एंगल 8 जो है वो इक्वल जगह पे होंगे, यानी कि आमने सामने होंगे। ये हो गया θ5 और इसके इस तरफ अपोजिट बन जाएगा θ8। θ6 भी देख लेते हैं, ये रहा θ6 और इसके अपोजिट बन जाएगा θ7। उम्मीद करता हूं शीर्षाभिमुख और सम्मुख कोण में अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मजा आया हो तो कमेंट जरूर करके जाना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में अगला कोण जो आता है वो कहलाता है अंतः कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या होता है ये अंतः कोण, देख लीजिए। अंतः यानी अंदर अंदर का, इसीलिए नाम से ही पता चल रहा है अंदर के कोण का मतलब ये हो गया। अब ध्यान दो कि यदि मैंने इस पर्टिकुलर कोण को एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर इसे θ3 माना, क्योंकि मैंने इसे θ1 माना, θ2 माना और इसे θ4 माना, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि ये यदि कोण θ3 है, और इसी प्रकार से यहां पर यदि मैंने ये कोण बनाया θ5, ये θ6, यहां पर θ7 और ये बनेगा θ8। अब ध्यान देना कि मैंने अंतः कोण की बात कही है। अंतः कोण यानी कि अंदर अंदर के, अंदर अंदर आपको कौन से कोण दिख रहे हैं, θ3 और θ5। अब अंतः कोण की परिभाषा ये होती है कि अंदर के जो दो कोण होते हैं उनका योग θ1 प्लस θ5 हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि अंतः कोण क्या होते हैं, अंदर अंदर के कोण, यानी कि 3 के साथ 5 अंतः कोण कहलाएगा, θ4 के साथ θ6 अंतः कोण कहलाएगा। अब थीटा यहां पर मैंने 1 लिख दिया है, सॉरी, θ3 और θ5 मिल करके 180 बनाएंगे। इसी प्रकार से θ4 और θ6 मिल करके क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का जो है अभी प्रैक्टिस इतना नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान हमें सॉफ्टवेयर पे भी देना पड़ता है। फिर से समझ गए होगे आप, 3 और 5 मिलकर के 180 बनाएंगे, 4 और 6 मिलकर के 180 बनाएंगे। अंतः कोण इसे ही कहते हैं। ये थी हमारी आखिरी परिभाषा। नेक्स्ट जो है, शायद परिभाषाएं खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट जरूर करके जाओ और लाइक भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।